नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पूरा कंसेप्ट बताएंगे। आपको पता दोस्तों, शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं और संभावित प्रश्न आपके इसमें रहने वाले हैं, सभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके शिक्षक भर्ती रिलेटेड, सभी शिक्षक भर्ती के लिए है। और एनसीएफ से कुछ टॉपिक हमने यहाँ पे बताया दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पर भी बात की है। और महत्वपूर्ण इससे हमने जो अंग है, भाग हैं, इसके क्या सारी चीज़ें पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो अभी तक आपके पूछे गए हैं और यहीं से आपके एनसीएफ के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्नों को यहाँ पे कंबाइन किया गया है और इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। आपको पता है दोस्तों, एनसीईएफ से रिलेटेड जो है आपके सभी सब्जेक्ट में आते हैं। जो भी 5 सब्जेक्ट हैं आपके शिक्षक भर्ती में, सभी सब्जेक्ट में ये प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न आपका यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक बात करेंगे आपके एनसीईएफ 2005 से संबंधित टॉपिक जो है कि बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है, ठीक है, कि बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो एनसीएफ 2005 है दोस्तों, इसका उद्धरण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। अगर एग्जाम में आ गया कि एनसीएफ 2005 का उद्धरण किस निबंध से हुआ या किसके द्वारा हुआ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता का उद्गार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का जो अनुवाद है वह आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है, जो सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम जो है राष्ट्रीय दस्तावेज है आपका। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। तो ये है। और सभी भाई बहनों का सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद है आप लोगों का। स्वागत अभिनंदन है आपके अपने शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म पे जायसवाल सर के साथ दोस्तों। बात करेंगे आपके एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक जो आपके सिद्धांत हैं। पहला मार्गदर्शक सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। यानी जो पाठचर्या है आपका, पाठ चर्चा पाठ पुस्तक आपका केंद्रित ना रह जाए। और आपका क्या यहाँ पे चौथा है आपका कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये सभी आपकी ये 5 आपके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। और सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम 30 महत्वपूर्ण की बात करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ 150 में आपको एनसीएफ से रिलेटेड अगर सभी में 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, 5 से लेके 8 नंबर तक का पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, गोल्डन चांस है दोस्तों सिलेक्शन की वजह से। सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे आपके कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। किस पर लागू किया गया था? प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। और इस अधिनियम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। दोस्तों यहीं से प्रश्न बनते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको लगता होगा आसान है, लेकिन यहीं से प्रश्न बनते हैं और यहीं से प्रश्नों की खोज होती है और सिलेक्शन यहीं से निकलता है दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। सभी शिक्षकों, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत अभिनंदन है, नमन है दोस्तों। अगला प्रश्न यह है कि इसके अलावा जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का
निर्माण हो सके। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनसीईएफ 2005 का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था, आपके एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, आत्मज्ञान। देखिए एनसीईएफ का अगर आ जाए कि प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में किया गया और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया था, तो आत्मज्ञान था। ठीक है, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करना होती है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता और कौशल होते हैं तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। यानी एनसीईएफ 2005 के अनुसार अगर हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, सभी की अपनी अपनी क्षमताएं और कौशलें होती हैं प्रत्येक विद्यार्थी के, तो उनके हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने को उन्हें मौका भी प्रदान किया जाना चाहिए। अब बात करेंगे आपके एनसीईएफ 2005 के जो प्रमुख अंग की बात करेंगे, भाग की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, एनसीईएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। पहला भाग आपका आता है परिप्रेक्ष्य आता है, दूसरा भाग आता है सीखने का ज्ञान, तीसरा भाग आता है आपका पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं या नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 भागों में वर्णित किया गया है। पर आपका पहला होता है परिप्रेक्ष्य, सीखना का ज्ञान और पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं का आकलन, विद्यालय कक्षा कक्ष का वातावरण और व्यवस्थागत सुधार, ये 5 हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों एनसीईएफ 2005 की प्रमुख जो सुझाव थे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के मुख्य विशेषता और सुझाव के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला आपका यह सुझाव यह था कि एनसीईएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में जो शिक्षा होनी चाहिए उस शिक्षा का माध्यम, भाषा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और आदि का अधिकतम प्रयोग हो। यानी कि जो शिक्षण सूत्र हो, जैसे प्राथमिक शिक्षक के लिए 1 से 5 तक के विद्यालय के बच्चों के लिए ज्ञात से अज्ञात की, जो बच्चा जानता हो उसे अज्ञानता की ओर, ठीक है, जो बच्चा जानता हो उससे शुरू करना है और अज्ञात की ओर चलना है। मूर्त से अमूर्त की ओर, जो बच्चा जानता हो उसके फिर अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा अंदर घुसते जाना, अमूर्तता की ओर जाना है। ठीक है, और अगला यह है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। यानी कोई भी सूचना मिले तो उसमें प्राथमिक स्तर पर ज्ञान उसे ज्ञान मानना, इससे बचना चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम या मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। यानी कि विशाल पाठ्यक्रम हो, मोटी किताबें हो, तो ये शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। अब यह प्रश्न बन सकता है कि देखिए कि आपका मोटी शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, ऑप्शन दे दिया गया, विशाल पाठ्यक्रम, अच्छा पाठ्यक्रम, भारी पुस्तक, वजनदार पुस्तक। ठीक है, तो विशाल पाठ्यक्रम या मोटी किताबें होती शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक मानी जाती हैं। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण को देकर स्थापित किया। देखिए मूल्य जो है उनको उपदेश देकर नहीं, उनको वातावरण देकर स्थापित किया जाए। अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाएगी कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। अभिभावक का यह हमेशा होता है कि बच्चा मेरा निपुण हो जाए, मेरा बच्चा 4, 5, 6, 7 साल का हुआ नहीं है, बच्चा निपुण हो जाए, 10 साल के अंदर 12वीं क्रॉस कर जाए। तो ये अभिभावकों को जो संदेश होता है, सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना, ये गलत है, ये रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये आपके एनसीईएफ में है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। ठीक है, अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या है, बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। ठीक है, बच्चों को स्कूल से क्या है, बाहरी जीवन से जो तनाव होते हैं बाहरी जीवन में, उनको स्कूल में जाकर मुक्ति प्रदान करना उन आपके तनाव से। ठीक है, आपका फिर यह है कि अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। खेल आनंदबाद सामूहिकता की, देखिए खेल के बाद खेल भी यहाँ पे चर्चा की गई है आपके एनसीईएफ में कि खेल के आनंद सामूहिकता की भावना के लिए है। खेल जो आनंद है
वह बात सामूहिकता की भावना के लिए है। रिकॉर्ड बनाने के बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा न दें, कि जो वैसे खेल की भावना है। जैसे विराट कोहली क्या है, 50 बना दिया, ठीक है। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर हैं कि 100 शतक उन्होंने लगा दिया, अब बता रहे हैं कि विराट कोहली ये रिकॉर्ड तोड़ देगा, ठीक है। तो बच्चे में ये भावना आ जाती है। बच्चों में कोई भी आपके देखिए आपके स्टूडेंट है, 50 में से क्रिकेट के IPL गेला खिलाड़ी आपके इस स्कूल के सेलेक्ट हुए। 11 में से कोई बच्चा 50 लगा रहा है, कोई बच्चा 0 पे आउट हो रहा है, कोई बच्चा 2 विकेट ले रहा है, कोई बच्चा कैच ले रहा है। तो ये जो रिकॉर्ड नहीं कि दूसरा बच्चा अगर वो 50 बना रहा है तो दूसरे बच्चे को ही 50 बनाना, ये क्या होता है, रिकॉर्ड बनाने के बाद तोड़ने की भावना बच्चों में नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये किन बच्चों पे, आपके प्राथमिक विद्यालय के बच्चों पर। अगला पॉइंट देखेंगे, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। पुस्तकालय में जब भी जाएं स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। यह आपके किस में आ जाएगा सुझाव, यह आपके NCF का सुझाव है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें, ठीक है। जो मनोरंजन होते हैं वहाँ पे सौंदर्य बोध, ठीक है, उनको बढ़ावा देना चाहिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुँचाए जाएँ, यह आपके NCF 2005 में बात की गई है, सुझाव दिया गया है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग हो। शिक्षण अधिगम की जो परिस्थितियां होती हैं वह 1 से लेकर 5 तक यानी प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। जो भी सजा दी जाती है, बच्चों को दंडित किया जाता है, उसका भी एक सीमित होना चाहिए, सीमा होना चाहिए। अब पुरस्कार की भी सीमा होनी चाहिए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या होना चाहिए। बहुत बार पॉइंट आपके एग्जाम में शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि बालक के चहुमुखी विकास आधारित पाठचर्या हो, या किस में लिखा गया है, तो आपके NCF में है। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। सभी विद्यार्थियों के लिए कैसा वातावरण, समावेशी वातावरण तैयार करना, ठीक है दोस्तों। अब आप बात करेंगे आपके NCF पाठ्यक्रम के बारे में, ठीक है दोस्तों। पाठ्यक्रम जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम से, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री और क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। और पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा की करिकुलम शब्द से बना है। ये आपका पॉइंट पूछा भी गया कि पाठ्यक्रम जो है अंग्रेजी भाषा किस शब्द से बना हुआ है, तो ये आपके करिकुलम शब्द से बना हुआ है। तथा करिकुलम शब्द, आपका जो करिकुलम शब्द है दोस्तों, यह आपके लैटिन भाषा कुर्रर शब्द से बना हुआ है। नोट कर लेंगे सभी पॉइंट, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। सभी मित्रों को जय हिंद है, और जितने भी भाई बहन सब्सक्राइब करके आए हैं सभी मित्रों को मेरा नमन है दोस्तों। सभी भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। देखिए दोस्तों, करिकुलम शब्द से बना है आपका पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा का, और करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, ठीक है। जो कुर्रर मतलब क्या होता है, ये लैटिन भाषा है कुर्रर, और इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम का एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जानेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, लेकिन एक बात और नोट कर लेना सभी मेरे प्यारे मित्रों, कि फ्रॉबेल ने लिखा है कि पाठ्यक्रम का समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। देखिए ये आ सकता है कि ये लाइन किसकी है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये कथन किसका है कि पाठ्यक्रम का समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, तो आपकी ये फ्रॉबेल का कथन है, ठीक है, फ्रॉबेल के अनुसार है। अब बात करेंगे आपके NCF 2005 में शैक्षिक के प्रति जो दृष्टिकोण रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या रहे हैं। देखिए, शिक्षक जो होता है ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता होता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक होता है। और NCF 2005 में बच्चों के प्रति, अभी आपने शिक्षक के प्रति पढ़ा, अब बच्चों के प्रति दृष्टिकोण क्या है NCF में, तो प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप में पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं।
ये सभी पॉइंट आपके नोट करने वाले हैं। आपका बच्चों के प्रति दृष्टिकोण हो गया या आपके शिक्षक के प्रति हो गया। देखिए शिक्षक में क्या होता है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता होता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया या विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक होता है। और बच्चों के प्रति जो दृष्टिकोण है एनसीएफ में कि जो बच्चों के प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ का निर्माण करते हैं। अब भाषा के प्रति दृष्टिकोण क्या है एनसीएफ में, तो बच्चों में भाषा समझने अव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। बच्चों में भाषा समझने अव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। किसके भाषा का प्रति दृष्टिकोण किस पर है आपका, ये एनसीएफ का है। अगला पॉइंट आपका है गणित के प्रति दृष्टिकोण क्या है एनसीएफ में, तो बच्चे जो है गणित की मूल संरचना को समझने, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात समान परिणाम, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। ये सारे नोट हैं आपके एनसीएफ, क्योंकि आपका एनसीएफ सभी सब्जेक्ट में पूछा जाता है। अब बात आती है दोस्तों आपके एनसीएफ में यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो है संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखेंगे बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर, यानी मैं दोस्तों जायसवाल सर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर आपके। सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन है। सभी जितने भी सब्सक्राइब करके आए मेरे भाई बहन सभी को नमन है दोस्तों, सभी का वेलकम धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से करते हैं दोस्तों। अब देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यह है जो आपने अभी तक जाना समझा है। अब आपको यहाँ पे समझिएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन है, तो विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज आपका एनसीएफ 2005 है। इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 ने तैयार किया गया था। दोस्तों किस मंत्रालय की पहल पर आपका एनसीएफ 2005 जो है तैयार किया गया था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। तीसरा प्रश्न है किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया, तो आपके प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न दोस्तों। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से, शिक्षक भर्ती की दृष्टि से। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है दोस्तों, तो लर्निंग विथआउट बर्डन यानी बिना भार के अधिगम ही एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। बहुत बार पूछा गया है कि बिना भार के अधिगम शिक्षण सूत्र है, प्रमुख सूत्र किसका है, तो आपके एनसीएफ 2005 का है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध में होता है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एनसीएफ 2005 का जो प्रारंभ है रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति के निबंध से शुरू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, किस पर बल दिया गया है दोस्तों, शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी आपके सिलेबस पर हैं और यही आपके एनसीईआरटी पैटर्न यानी कि एनसीएफ में पूरा कैलकुलेशन किया गया है जो आपके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है, शिक्षक है, पढ़ा रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा यहीं से प्रश्न आते हैं। एनसीएफ 2005 में बताया गया है, क्या बताया गया है, सपनों के भारत को धरातल पर उतरने की युक्ति बताई गई है। क्या बताई गई है एनसीएफ 2005 में, सपनों के भारत को धरातल पर उतरने की युक्ति बताई गई है। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो आपके यह करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया, तो आपके 2005 में बनाया गया था। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी, तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर अनुशंसा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएं दोस्तों। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई, तो आपके एनसीईआरटी नई दिल्ली पर की गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ 2005 की जो कार्यशाला है वह कहां पर आयोजित की गई, तो आपके एनसीईआरटी नई दिल्ली पर किया गया था। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 38 सदस्य, सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, 38 सदस्य थे आपके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम
निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है? शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त हेतु ही पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता होती है। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? त्रिभाषाई फार्मूला। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि त्रिभाषाई फार्मूला किस भाषा का है, तो आपके एनसीएफ 2005 की भाषा का है। या एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है, तो आपका त्रिभाषाई फार्मूला है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला पॉइंट यह है कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है। देखिए, प्रथम भाषा जो है आपका हिंदी है, जो राष्ट्रीय भाषा राज्य की भाषा होती है। द्वितीय भाषा आपकी अंग्रेजी है, जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। और तृतीय भाषा स्थानीय होती है, पंजाबी, संस्कृत और तमिल, इन तीनों को रखा गया है। ठीक है, आपके एनसीएफ 2005 में प्रथम भाषा आपका राष्ट्रीय भाषा और राज्य की भाषा, द्वितीय भाषा में अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो कि आपकी अंग्रेजी एक ही है, और आपकी तृतीय जो है स्थानीय है, पंजाबी, संस्कृत और तमिल। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न यह है, एनसीएफ 2005 की सुझाव दिया गया था। एनसीएफ 2005 में ये सुझाव दिया गया था कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? सूचना को, आपको कोई भी सूचना है उसको ज्ञान मानने से बचा जाए, ये प्राथमिक विद्यालय के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो आपके एनसीएफ 2005 में दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर अधिकतम सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है, जिससे बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें, पढ़ सकें, लर्न कर सकें और बेहतर अपना जीवन तैयार कर सकें, अपने आप को बेहतर कर सकें। शिक्षा जगत की बात की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। दोस्तों, मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या निहितार्थ है? ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियों क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बच्चों की गलतियां, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। जब तक आप गलती नहीं करेंगे दोस्तों तो सीखेंगे कैसे? गलती करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और जो गलती एक बार हो जाती है उसका सलूशन आपको माइंड में हमेशा जीवन पर्यंत तक बना रहता है। अगला प्रश्न यह है दोस्तों, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, यह किसका अर्थ होता है, या इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा बिना बोझ के। तो शिक्षा बिना बोझ के इसका अर्थ होता है पाठचर्या के बोझ को कम करना। ठीक है दोस्तों, अगला आपका प्रश्न देखेंगे कि एनसीएफ 2005 सिफारिश यह करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए? तो एनसीएफ 2005 सिफारिश यह करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र जो है कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता, महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है दोस्तों? तो यह दोस्तों गणित की शिक्षण के बारे में यह बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का यह मतलब यह होता है कि गणित के उच्च उद्देश्य यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति से मतलब होता है। अगला प्रश्न क्या है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या होता है? तो गणित की लंबी आकृति का मतलब होता है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना को बना देना। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है, क्या सीखना है? मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान सीखना है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है दोस्तों, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में दोस्तों आपके कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ऐसा संबंध में सुधार किए गए थे। कक्षा 10वीं की परीक्षा कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 बल देती है, किस पर बल देती है? तो करके सीखने पर बल देती है। करके सीखने पर बल देती है। कौन बल देता है? एनसीएफ 2005 बल देती है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। क्या जोड़ने का उद्देश्य है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक व्यवस्था को विकसित करने का उद्देश्य है। अब 2 प्रश्न रह गए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। 2 प्रश्न और देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। दोस्तों, जो आपका एनसीएफ 2005 है इसमें गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किस पर महत्व दिया गया है? तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है।
ठीक है, जो आपका एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है किस पर? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार हो गया। यानी कि ये जो विचार आया था कि शिक्षा बिना बोझ के मुख्य सूत्र था जो आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का, ठीक है, तो यह कब किया गया था विचार? तो ये आपके 1993 ईस्वी में किया गया था। तो ये रहे दोस्तों बहुत ही आपके एनसीएफ का पूरा कंक्लूजन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लगा होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा होगा। ऐसे वीडियोज, ऐसी तैयारी के लिए, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यह चैनल, यह वीडियो और यह आपके ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर है दोस्तों। और यह चैनल आपके सिलेक्शन की बात करता है, आपके एग्जाम पैटर्न की, सब्जेक्ट की बात करता है, प्रश्नों की बात करता है। तो सभी मित्रों को मेरा जय हिंद दोस्तों। मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो दोस्तों, वो आपका वक्त बदल देगा। सारी दुनिया आपके सामने झुके, ऐसी दुआ कभी मत करना मेरे दोस्तों, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका न सके, ये दुआ जरूर करना। सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमन है। जय हिंद दोस्तों।